Hello everyone. Hello everyone. Good evening all of you. Welcome to my channel Study with Kanika. I hope you are all well and healthy. You are most welcome प्लस वन की फिजिक्स की सीरीज में। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था। वहाँ पे हमने मैकेनिक्स और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। मैकेनिक्स के टाइप, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में वहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी थी। आप सपोज करो कि आप किसी भी रूम में हो जहाँ पे आप बैठे हो, आपके बिल्कुल सामने मतलब वॉल पे एक घड़ी लगी है, तो वो घड़ी जो है आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। सेकंड टाइप थी काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, पर उसके पीछे की जो भी मतलब रीजंस होते हैं उनको स्टडी नहीं करते हैं। जहाँ पे हम रीजंस को स्टडी करते हैं और मोशन को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। और नेक्स्ट चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो रेस्ट एंड मोशन भी डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। सपोज करो कि एक पेड़ के पास एक गाड़ी खड़ी है, अभी दोनों ही जो मतलब मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो दोनों ही चीज़ें जो है रेस्ट पे हैं, पेड़ भी और गाड़ी भी। बट थोड़े टाइम के बाद अगर हम बात करते हैं कि गाड़ी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस वहाँ से आगे को मूव कर रही है, तो गाड़ी की थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि गाड़ी जो है मोशन में है और जो पेड़ जो सामने खड़ा है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, रेस्ट में है। नेक्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो वहाँ पे मैंने इजी वर्ड्स में बताया था कि जब हम किसी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। वहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स भी पढ़े थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। कि हम इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में, जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी फंडामेंटल और डिराइव्ड ऐसी ही क्वांटिटीज़ पढ़ी थी वहाँ पे। और यहाँ पे भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटीज़ की, तो क्वांटिटीज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जब उनके पास खुद की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है यानी कि अमाउंट होता है, उन्हें हम जो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी की, एग्जाम्पल क्या है, मास, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मास से रिलेटेड। तो मास क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कि मैंने सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने पॉकेट में क्या किया है कि 5 ग्राम की ऑब्जेक्ट डाली है और ऑपोजिट साइड से भी मैंने 5 ग्राम की ऑब्जेक्ट डाली है पॉकेट में, तो इस बॉडी का मास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, 10 ग्राम। और दूसरे केस में अगर मैं बात करूं कि मैंने पॉकेट में क्या किया है कि 5 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट डाली है और सेम उसी पॉकेट में मैंने एक और 5 ग्राम की ऑब्जेक्ट डाली है, तो टोटल इसका नेट मास क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। इससे ये क्लियर होता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जब उसके पास डायरेक्शन होती भी नहीं है, क्वांटिटीज़ को हमें पढ़ने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, उन्हें हम कह सकते हैं कि
उन क्वांटिटीज़ को कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप शायद जानते हो, मास, टाइम, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास और टाइम का तो सबको पता होता है कि मास और टाइम क्या होते हैं, कि स्केलर क्वांटिटी होती हैं। बट के बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर ये समझा दूंगी कि डिस्टेंस जो है एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखें कि बचपन से हम जी जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को आप लोग मतलब सीधा ही ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा के लॉज वगैरह लगा के हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऐड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर दूसरी साइड बोलें कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें ऐड करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन सीखना ही पड़ता है। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको स्टडी करने के लिए हमें क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब दोनों होना जरूरी है। ये समझ नहीं आता कि हमें कि क्वांटिटीज़ को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड क्यों होती है। क्वांटिटी ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से इस पे अगर मैं लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन की फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाती हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाती हूँ, तो आप सबको पता है कि जहाँ फोर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी होगी, 15 सब्ट्रैक्ट 5 इट्स अ 10 न्यूटन फोर्स। अगर मैं नेक्स्ट केस लूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट ली है, मैंने इस पे एक फोर्स लगाई है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स लगाई है 50 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितनी होगी, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इट्स अ 20 न्यूटन। बट द पॉइंट इज, वेक्टर को स्टडी करने के लिए हमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना डायरेक्शन के हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को नहीं पढ़ सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए पहले तो हमें इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले कुछ केसेस लेते हैं। हाँ, जो केस अभी मैं लूँगी और आपको समझाऊंगी, उसको आपको समझने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ, सपोज करो कि केस 1 में क्या होता है कि मैं एक गाड़ी लेती हूँ। गाड़ी जो है ए से बी में ट्रैवल करती है 5 मीटर और वहीं से बी से सी ट्रैवल करती है 2 मीटर। सेम गाड़ी नेक्स्ट डे, अगर हम बात करते हैं केस 2 की, सेम डे गाड़ी नेक्स्ट डे जो है ए से बी ट्रैवल करती है 5 मिनट और बी से सी ट्रैवल करती है 2 मीटर। सेम नेक्स्ट डे की बात करते हैं, सेम केस 3 लेते हैं। गाड़ी जो है ए से बी ट्रैवल करती है 5 मीटर और बी से सी ट्रैवल करती है 2 मीटर। अगर वहीं पे हम बात करते हैं केस 4 की, तो जो है गाड़ी ट्रैवल करती है ए से बी 5 मीटर और बी से वापस आ जाती है, टर्न लेती है सी तक 2 मीटर। अब इन केसेस में डिस्टेंस क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड व्हेन वी ट्रैवल, जब भी हम चलते हैं, मतलब सपोज करो जब भी हम चलते हैं तो हम कितनी लंबाई है जो जिसको हम कवर करते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि जो पाथ लेंथ है, जब पाथ लेंथ को ही हम जो है डिस्टेंस कहते हैं।
तो अगर हम केस 1 में बोलते हैं तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 5 मीटर प्लस 2 मीटर, इट्स 7 मीटर। अगर हम बात करते हैं केस 2 में तो डिस्टेंस भी सेम है, 5 प्लस 2 मीटर ऐड करेंगे, इट्स 7 मीटर। तो केस 3 में भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, इट्स 7 मीटर। केस 4 में भी सेम डिस्टेंस है, 5 मीटर प्लस 2 मीटर, इट्स 7 मीटर। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, डिस्टेंस जो है हर केस में सेम है। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल पाथ लेंथ का मतलब है कि जो लंबाई है हमारी वो कितनी लेंथ का मतलब कि मैं कितनी लंबाई जो है कवर कर रही हूँ, रिस्पेक्ट टू दैट फैक्ट कि मैं जा कहाँ रही हूँ। चाहे मैं डिस्टेंस जो है एक वो है, डिस्टेंस हमारी है स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई लेना देना नहीं होता डायरेक्शन से, चाहे वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है। क्या आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस कभी हमारी 0 हो सकती है? तो आपके है कि बिल्कुल भी नहीं, उसका डिस्टेंस 0 नहीं है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर रही तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। डिस्टेंस तब कैलकुलेट करना शुरू करना होता है जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगी, चाहे वो डायरेक्शन अप डायरेक्शन में चले, चाहे वो डाउन में चले, चाहे वो लेफ्ट राइट, चाहे वो रिवर्स में हो। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल यानी हमारी जो है स्टार्ट की पोजीशन कह सकते हैं, शुरुआत की पोजीशन, और फाइनल यानी एंड की पोजीशन, और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे कि हम बोल सकते हैं ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, और जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है। वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और वो 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 0। सपोज करो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, बी से ट्रैवल करता है 5 मीटर, और बी जो ट्रैवल करता है सी से वो भी 5 मीटर, और सी ट्रैवल करता है डी से वो भी 5 मीटर, और डी ट्रैवल करता है ए से वो भी 5 मीटर। तो वो एक क्या बना देता है, स्क्वायर बना देता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस में हम ऐड कर सकते हैं 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इट्स 20 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगी, 20 मीटर। और यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे 0 है। 0 कैसे है, क्योंकि वो ए से ही शुरू हुई है, और ए पे ही मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल पोजीशन भी क्या हुई है, ए हुई है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर, और सेम डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट होती है मीटर। बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। इनिशियल पोजीशन भी सेम हो और एंड पोजीशन जो फाइनल पोजीशन है वो भी सेम हो, तो इट कैन बी 0। अब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमें क्लियर हो गया है, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है बिल्कुल ही सेम है। जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। वहीं पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कितना डिस्टेंस चले इन अ गिवन टाइम, तो इसको हम बोल देते हैं स्पीड।
वहीं पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है तो वो किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो डिस्प्ले आती है कि डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है, मतलब आपने देखा होगा कि जो मैच में होता है, अगर कोई भी क्रिकेटर जो है सिक्स मारता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारी उस केस में क्या होता है कि जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट को नापा जाता है। तो स्पीड को डिनोट करते हैं v से, और वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं v से। बट वेलोसिटी के केस में क्या कर देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं ऊपर v पे। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे कि स्पीड के बारे में बात करें कि अलग अलग प्रकार की स्पीड होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अलग अलग टाइप की हम स्पीड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा जाता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि घड़ी की जैसे सुइयाँ हैं, अगर हम बात करते हैं घड़ी की सुइयाँ, तो जब वो घूमती है तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा सेकंड वाली सुई जो है 60 सेकंड का टाइम लेती है, वाली सुई जो है 60 मिनट्स लेती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स अ यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करें, अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि आसपास में ही ये एग्जांपल देखने को मिलती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट जो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस चलती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रोड पे चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होती है। उनकी स्पीड जो है कभी बार बार बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब उनकी जो स्पीड है वो बार बार जो हो रही है चेंज हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट आगे आ गई तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा रुक जाते हैं, जब ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो थोड़ा स्टॉप कर लिया। अगर गाड़ी का टर्न कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो गए, हाईवे पे हैं तो थोड़ी स्पीड अपनी इंक्रीज कर ली। तो ये सारी जो एग्जांपल है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बतानी है मुझे कि नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज अ जर्नी जहाँ पे हम जो है एक सर्टेन टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। मैं जो मुझे हिमाचल से दिल्ली जाना है, इस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगी। स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसका मतलब होता है कि जो स्पीड ऑफ अ बॉडी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, मतलब किसी भी बॉडी की स्पीड बहुत ही पर्टिकुलर इंस्टेंट है। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि 200 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है 4 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो उसकी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर आपकी कार को देखा है 8 बजे के करीब, आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने आपको देखा है 8 बजे के करीब, तो आपकी जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर थी। अगर मैं उसी गाड़ी की बात करूँ, सेम गाड़ी की, तो अगर मैं बोलूँ कि जो गाड़ी की स्पीड थी 9 बजे, तो आपकी जो स्पीड थी वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। 10 बजे देखूँ, अगर मैं उसी कार को 10 बजे देखूँ और उसकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है 120 किलोमीटर पर आवर इन हाईवे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं आपको देख रही हूँ तो उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं आपको देख रही हूँ तो उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, उस स्पीड को हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो टाइम यहाँ पे हमने क्या लिया है 0। तो 0 ही क्यों लिया पर, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं बहुत कम समय के लिए, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जो टाइम होगा वो लगभग क्या होगा 0। v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ पे डी टी की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं 5 सेकेंड या 5 मिनट या 5 घंटे के लिए बस टाइम पे डिस्टेंस ले रही हूँ तो वो स्पीड नहीं निकलेगी, वहाँ से स्पीड नहीं निकलेगी, वहाँ से हमें क्या निकलेगा एवरेज स्पीड निकलेगी। अगर यहाँ पे नीचे dt, अगर मैं यहाँ पे नीचे dt ले रही हूँ और ऊपर dx ले रही हूँ तो dt हमारा क्या आएगा 0। 0 क्या है, क्यों आएगा, क्योंकि जो dt है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। dt की वैल्यू छोटी होनी चाहिए ताकि हम मिल सके वेलोसिटी। मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा स्पीडोमीटर होता है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालता है, जाने की स्पीड नहीं दे रहा होता है, और जाने कि वो आपकी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड दे रहा होता है, ना कि वो आपकी एवरेज स्पीड दे रहा होता है। अभी तक हमने जो है कितनी अभी तक आपने पढ़ा होगा कि स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी तक कितनी स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं करता, वो करता है कि पर्टिकुलरली कितनी स्पीड पे हो उससे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमें जो है इस वीडियो लेक्चर से हमें ये तो समझ में आया कि वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या एवरेज स्पीड क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।